पीछे जिस कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। क्या है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स? क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स विथ इवन पावर्स एंड ऑड पावर्स इन ईच पॉलिनोमियल। ये जितने नीचे पॉलिनोमियल्स हैं इनके जो इवन पावर्स के कोएफिशिएंट होंगे उनके सम, और जो ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट होंगे उनके सम हमें निकालने हैं। तो सॉल्यूशंस ए की तरफ चलते हैं। ए का सॉल्यूशंस ये देखिए, 2x इक्वल टू 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है। तो प्रश्न है कि इस तरह के पॉलिनोमियल के लिए रूल बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, आपका प्रश्न सही है, बट ये सिंपल था तब ना, लेकिन ऐसे रह गया 2x स्क्वायर माइनस x का पावर क्यूब अगर 50 रह जाता या और क्रिटिकल पॉलिनोमियल्स आते हैं तो तब उस वक्त रूल बहुत सिंपल वे में काम करता और आप उसको उस स्थिति में प्रश्न को हल करने में बड़े सुविधा पाते। ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्लाई तो यहाँ पे भी होना चाहिए ना, इसलिए ये सवाल लिखा गया है। तो हमारे पास qx इतने हैं, तो हमें क्या निकालने हैं? सम ऑफ ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट यानी कि PO। तो आप साधारणतः ऐड करके देखिए तो ऑड पावर कौन है? ये 5, और कौन है? -3, और तो कोई नहीं है, ये क्या आ गया? 2, और P इवन को ऐड करके देख लीजिए, इवन वाले टर्म का सम कौन है? 2 और प्लस 7 अर्थात 9। अच्छा, ये कांस्टेंट इवन वाला कैसे है? कांस्टेंट का मतलब इसका डिग्री कितना होता है? 0। यहाँ पे डिग्री कितनी होती है? 0। ठीक है ना, इसलिए इसे कांस्टेंट टर्म कहा गया है। तो ये हमारा सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स, और ये क्या है? सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट विथ इवन पावर्स। अब हम फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? P ऑड के लिए P1 माइनस P ऑफ -1 अपॉन 2। तो P1 कितना होगा मित्र? तो 1 रखिए, 1 रखिए, 1 रखिए, 1, काम खत्म हो गया। तो कितना हो गया? 7, और ये 2 9। ठीक है ना, 9, और ये -3 और ये 7। तो 9 में से 3 चला गया तो कितना आ गया? 6। 6 में 7 ऐड हो गया तो कितना हो गया? 13 माइनस P ऑफ -1। तो P ऑफ -1 कितना होगा? जैसे ही -1 रखेंगे तो ये -5 आ जाएगा, इसको रखेंगे तो ये तो प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, यानी कि 7 और 3 10, 10 और 2 12। 12 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 7। ठीक है ना, 12 में से -5 चला गया तो कितना हो गया? 7, और डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे ही आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी आ जाएगा आपके पास? 7 चला गया, ये बचा 6 अपॉन 2, डिवाइड किए तो आया 3। तो कहाँ मिस्टेक हुआ हमारा? कहीं ना कहीं तो भूल हुई। P ऑड 5 और ये सबको ऐड कर देंगे तो 5 - 3 2 आता है, और यहाँ पे तो 3 आया। ठीक है, तो देखिए, तो अगर 1 रखते हैं तो 5, 1 रखते हैं तो 5 और 2 7। ठीक है, 7 7 14, और 14 से 3 घटा तो कितना आएगा हमारे पास? 11। कितना आया? 11। अब 11 से 7 चला गया तो कितना आया? 4 अपॉन 2 इज 2। ठीक है ना, मिल गया, जो यहाँ पे आया था वही यहाँ पे। ठीक इसी तरह से अगर जब हम इवन की बात करेंगे तो P इवन P1 प्लस P ऑफ -1 अपॉन 2। तो P1 कितना है? 11, और P ऑफ -1 कितना है?
7/2 कितना हो गया 9। मिल गया ना, कोई दिक्कत। तो हम इस तरह से फॉर्मूला लगाकर यूज करते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट जब एक्सप्रेशन आएंगे ना तो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम, सेकंड सॉल्यूशन। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। इस तरह से सेकंड का सॉल्यूशन देख लीजिए, बी का px इतना है हमारे पास, वहां पे qx था, हमने p के फॉर्म में सॉल्व कर लिया, तो आप ऐसा कर लीजिए, इसी को p कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड के सॉल्यूशंस के लिए क्या निकालेंगे, p ऑड। तो p ऑड के लिए हमें क्या चाहिए, p1 चाहिए माइनस ऑफ p माइनस 1 चाहिए डिवाइडेड बाय 2 चाहिए। सॉरी। अब देखिए P1 इसमें आप P1 अलग से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और रखते हैं क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 1। P ऑफ -1 फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज 3 है ना, तो 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। 9 कैसे आ गया देख लीजिए, यहाँ पे -1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो +2 हो गया, तो 1 + 2 होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 9। तो यहाँ पे वैल्यू आप रखिए, यहाँ पे जैसे ही वैल्यू रखेंगे P1 का वैल्यू कितना आया है 1, इसका 9 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड किए -8 का कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 4, ठीक है ना, माइनस वैल्यू 4। अब देखिए जैसे ही हम P इवन की बात करते हैं, P इवन की बात करते हैं, तो P1 और प्लस P ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2। P1 कितना था 1, ये कितना था 9 प्लस डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5। ये -8 आया था तो यहाँ पे -4 आएगा वैल्यू, और यहाँ पे +5। ठीक है ना मित्र, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी था। अब लास्ट क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं। सी में भी हमें इवन और ऑड ही निकालने हैं। सी का सॉल्यूशन R1 का वैल्यू कितना है 1 रखेंगे इसमें, तो 2 ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 - 1 का होल क्यूब इज 1। R ऑफ -1 तो क्या आ गया 2 ऑफ -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1 का होल क्यूब इज 2 + 1 का होल क्यूब इज 9, और 9 का होल क्यूब कितना आ जाता है 27। तो इसीलिए हमें ऑड का सम क्या आएगा R ऑफ 1 माइनस R ऑफ -1/2। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो R1 की वैल्यू 1 है माइनस 27/2 अर्थात -13। ठीक है ना, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई -13 वैल्यू आ गई। अब R जब इवन की बात करेंगे तो R इवन के लिए R1 प्लस R -1/2। R1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 27 है, इसकी वैल्यू 2 यानी कि 40। तो हम इस तरह से सम ऑफ इवन एंड और पावर्स के कोफिशिएंट का सम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देख लीजिए इसे। ये देखिए कि पॉलिनोमियल के लाइक टर्म्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल में लाइक टर्म्स, पॉलिनोमियल में हमें क्या देखना है लाइक टर्म्स देखना है। तो देखिए पावर सेम हो, वेरिएबल का पावर
सेम हो, उस तरह के टर्म्स को हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2x² एंड 30x², ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं, यानी कि जिनके वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल का पावर भी सेम हो, ये लाइक टर्म है। और भी देख लीजिए -√3 xy एंड 5√xy, ये भी लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म के लिए ना केवल हम वेरिएबल वाले पार्ट को देखते हैं, लाइक के लिए हम केवल वेरिएबल पार्ट को देखते हैं। अगर वेरिएबल पार्ट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ये लाइक टर्म है। और भी देख लीजिए 6x² yz एंड 5x² yz, तो ये भी क्या है, लाइक है, यानी कि वेरिएबल वाला टर्म सेम होना चाहिए। बट 6x² y एंड 5xy², ये क्या है, ये अनलाइक है। ये क्या है, अनलाइक है। क्यों, इसमें x का पावर 2 है और y है, इसमें x का पावर 1 है और y² है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर वेरिएबल वाला टर्म सेम ना हो तो अनलाइक कहलाता है। कोई दिक्कत, तो लाइक हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, इक्वल पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इक्वल पॉलिनोमियल। इक्वल पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो इक्वल पॉलिनोमियल में ये फर्क होता है ना कि टू पॉलिनोमियल आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ कोफिशिएंट आर इक्वल इन लाइक टर्म्स। टर्म्स तो लाइक होने ही चाहिए, उनके कोफिशिएंट भी इक्वल हो, उनके कोफिशिएंट भी इक्वल हो, तब जाकर क्या कहेंगे कि वह दो पॉलिनोमियल इक्वल है। अर्थात तो आप डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, टू पॉलिनोमियल आर said to be equal if and only if and only if two polynomial are said to be equal if and only if same two polynomial are said to be equal if and only if इक्वल या सेम OEFICIENT सेम कोफिशिएंट फॉर लाइक टर्म्स। जितने भी लाइक टर्म होंगे सबके लिए कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, तभी जाकर हमारा तो पॉलिनोमियल इक्वल होगा। टू पॉलिनोमियल इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द लाइक टर्म्स विद सेम कोफिशिएंट। लाइक टर्म क्या होना चाहिए, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी जाकर इक्वल होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल की तरफ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास px दिया हुआ है आपको 5x² y² निगेटिव ऑफ 3xy और प्लस 8x² y, ठीक है ना, एंड qx दिया हुआ है xy का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे y भी लिख लें, xy का पॉलिनोमियल है 8x² y माइनस 3xy और प्लस 5x² y।
तो क्या ये दोनों इक्वल पॉलिनोमियल है? हाँ, तो कहेंगे कि इक्वल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, इस लाइक टर्म ये लाइक टर्म का भी कोफिशिएंट सेम है, तो बोलेंगे कि पी एक्स एंड क्यू एक्स पॉलिनोमियल सेम पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? तो देखिए इसका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ हम इसका यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। जैसे हमारे पास प्रश्न है, एग्जाम्पल फाइंड बी, बी की वैल्यू बतानी है इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर इक्वल पॉलिनोमियल। इफ px is 2a minus 5 x5, x का पावर कितना है हमारे पास 5 है, x5 माइनस b प्लस 2x3 प्लस 2x, ये px है एंड qx का जो वैल्यू है आर इक्वल पॉलिनोमियल, इक्वल पॉलिनोमियल। तो हमारे पास प्रश्न क्या है कि हमारे ये दो पॉलिनोमियल है वो इक्वल है। फाइंड बी इफ पी एक्स इक्वल टू इतना एंड क्यू एक्स इक्वल टू इतना इक्वल पॉलिनोमियल। तो सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। हम क्या जानते हैं कि जब दो पॉलिनोमियल इक्वल हो तो लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट भी इक्वल हों। तो लाइक टर्म x का पावर 5 x का पावर 5 अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इक्वल पॉलिनोमियल, इक्वल पॉलिनोमियल का जो रूल है उसके अनुसार क्या होगा, 2a माइनस 5 इज 5, एक चीज निकल के आ गई, और दूसरा माइनस ऑफ b माइनस ऑफ a प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, कोई दिक्कत नहीं। हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 10। तो a का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए यहाँ से b माइनस a है, तो a की वैल्यू तो कितनी है 10 और प्लस 2 इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -8 है ना, -8 उधर चला गया तो 8 प्लस 3 अर्थात 11। तो b की वैल्यू हमारी 11 आ गई। तो इस तरह से हम सवाल आपसे पूछा जा सकता है इक्वल पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हम है सवाल हमारे पास, फाइंड a b c एंड d इफ px इज a प्लस 4 into x6 minus ax minus 4x cube plus d minus 2x square plus 2c minus 8x plus e minus 2। ये हमारा px है and qx 3b plus 2x cube plus 5x square plus 2x are equal polynomial। तो find a b c d and e। ये दो पॉलिनोमियल है तो हमें इसके ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब दो पॉलिनोमियल इक्वल हैं तो इनके कोफिशिएंट्स भी तो इक्वल ही होंगे। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। x टू दी पावर 6 माइनस 4x क्यूब प्लस d माइनस 2 x स्क्वायर और प्लस 2c8 x और प्लस
e माइनस 2, ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है इस पॉलिनोमियल के। लेकिन ये तो एक्स क्यूब है, यहाँ से स्टार्ट है, इसका तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो है ना कोफिशिएंट 0 इंटू एक्स का पावर 6 और प्लस 3b प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम 0 कह सकते हैं। तो अब देखिए, तो जब दो पॉलिनोमियल इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट इस कोफिशिएंट के इक्वल नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये कोफिशिएंट इस कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और कौन सा बचा हमारा, ये d, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, और ये जो महापुरुष है कांस्टेंट टर्म इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो अब वैल्यू कीजिए, कंपेयर, a प्लस 4 को कंपेयर किए तो 0 आया, इसका अर्थ हुआ कि a का वैल्यू -4। अगला कंपैरिजन कीजिए, -4 किसके इक्वल होगा, 3b प्लस 2 का, 3b प्लस 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -6 डिवाइडेड बाई इतना -2, b का वैल्यू -2 आ गया। नेक्स्ट कंपैरिजन कीजिए, d-2 को कंपेयर कीजिए x स्क्वायर से तो 5 आया, यानी कि d-2 किसके इक्वल आएगा, 5 का, यानी कि d का वैल्यू कितना आया, 7 आया। ठीक उसी तरह से 2c माइनस एक्स किसके 12 के इक्वल आएगा, 2c माइनस 8 इक्वल टू 2 के इक्वल आया, तो 2c का यानी कि c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c का वैल्यू 8 राइट साइड में गया तो 10, 2 से डिवाइड हुआ तो 5। अब बचा कौन, d का वैल्यू, d का वैल्यू निकल गया, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, d निकल गया, e किसके इक्वल है, e माइनस 2 इक्वल टू 0 के इक्वल है, e का वैल्यू 2 हो गया। तो इस तरह से जब दो पॉलिनोमियल इक्वल होते हैं तो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम और देखते हैं, नेक्स्ट लिखिए जीरो पॉलिनोमियल। क्या ये जीरो पॉलिनोमियल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे पॉलिनोमियल में। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया रहे तो कहा जाए कि उसका जीरो क्या होगा, तो हम कैसे करते हैं, जीरो पॉलिनोमियल if और रियल नंबर a या अल्फा, कुछ भी कह सकते हैं, इफ और रियल नंबर अल्फा इज a zero of polynomial px, if a real number alpha is zero of polynomial px, then p of alpha equal to 0। इसका क्या मतलब हुआ, that means value of polynomial px at x equal to alpha is 0।
कहने का अर्थ है कि कोई पॉलिनोमियल px है तो वह x के जिस वैल्यू के कारण जीरो हो जाए, x के जिस वैल्यू को रखने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, x के उस वैल्यू को अर्थात अल्फा को उस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। किसी पॉलिनोमियल में कोई नंबर हम कोई रियल नंबर पुट किए और पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो वह नंबर जीरो कहलाएगा, किसका? उस पॉलिनोमियल का। एग्जाम्पल आप देखें, जैसे हमारे पास px इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, फैक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं, x-2 और x-3। अब बात बताइए, ये कोई पॉलिनोमियल है तो बताइए तो ये जीरो कब होगा? इफ x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए तो p2 हो जाएगा। तो p2 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो जैसे ही p2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 और 2 - 3 अर्थात 0 आ गया। तो हम कहेंगे सो हम क्या कहेंगे? x इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल px का एक जीरो 2 आ गया, अगर 3 रखने से भी जीरो आ जाएगा तो 3 भी उसका जीरो हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जीरो फाइंड आउट किया जाता है। तो इसका बहुत ज्यादा स्टार, आप समझें, स्टार है इस पॉलिनोमियल का। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है ये। x के जिस वैल्यू के कारण पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, x के उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं, ठीक है ना। इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग देखिए। जैसे एक और एग्जांपल देखिए आप, जैसे हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस बी। अब बताइए ये जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू -b/a हो। यानी कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? x इक्वल टू -b/a। x इक्वल टू -b/a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज है। अब इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है? इसी तरह से क्यूबी कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomial। जैसे px इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, कहने का अर्थ है जहां पे ये px क्या है? पॉलिनोमियल है। तो कहा जा रहा है कि px 0 कब होगा, और px 0 जब होगा वहां पे जो x का वैल्यू होगा वही उसका जीरो कहलाएगा, ठीक है। तो px इक्वल टू 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि आप px का ग्राफ खींचिए, px का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, px का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और ये 0 है। 0 का मतलब जानते हैं? px इक्वल टू 0। px इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। ये 0 का मतलब px इक्वल टू 0, ये 0 किसको बताता है? x एक्सिस को बताता है। तो क्या कहते हैं हम, अगर जब px का ग्राफ ड्रॉ करें और ये 0 का अर्थ है x एक्सिस, यानी कि ये जो px है वो x एक्सिस को
कितने जगह पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, यानी कि px एक्स एक्सिस को जितने जगह पे काटेगा वही उसका क्या कहलाएगा, जीरो। तो जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक्स के किस वैल्यू के कारण, एक्स के किस वैल्यू के कारण वह जीरो हो रहा है, x1 x2 और x3। तो ये ग्राफ देखिए, अगर पॉलिनोमियल का हम इसका ग्राफ बना दिए तो एक्स को ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह काट रहा है। इसका अर्थ है कि इस पॉलिनोमियल का 3 जीरोज x1 x2 और x3 आएगा। तो फाइनली हम क्या कहें, जीरोज का क्या अर्थ होता है कि किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितने जगह कट करती है उतने नंबर्स ऑफ जीरो होंगे और एक्स का वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। ठीक है, तो अब हम थोड़े कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। जैसे हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन है हमारे पास, y या px इज इक्वल टू ax प्लस b, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए ये इसका जीरोज क्या होता है, तो हमने अभी सॉल्व किया था, a प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू माइनस बी बाई ए। और क्लास 9th में भी हमने ग्राफ बनाना सीखा है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। और x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो मान लिया कि ऐसे पास कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, px लीनियर पॉलिनोमियल है, ये x प्लस बी, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए पे। तो क्या पता चला कि लीनियर का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे काटता है, अर्थात लीनियर का जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो 1 होगा। ये ग्राफ यहाँ भी काट सकता है, यहाँ काटे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस को ना ओनली 1 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। कौन, लीनियर। और इसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। आप चाहे तो और भी पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखें, और ग्राफ हम उसका ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है px is 2x माइनस 4, ये हमारा लीनियर है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने क्लास 9th में भी देखा है कि हम टेबल बनाते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ये हमारा क्या है, px है, और ये हमारा क्या है, x है। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो px क्या आ जाएगा हमारे पास, -4। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो px कितना आ जाएगा, -2। इसकी वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0। इसका वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 और -4 -6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बनाकर देखिए, जैसे ही हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 y एक्सिस पे होता है तो -4, यानी कि 1 2 3 4, ये -4 है। आगे x का वैल्यू -2, x का वैल्यू 1 2 -2 आता है तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -2, अर्थात यहाँ से पास करेगा, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, यानी कि ये 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0 यहाँ आया। x का वैल्यू -1 यहाँ, तो y का वैल्यू -6, इसके सामने वैल्यू 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, ये यहाँ से गुजरेगा। ये किसका ग्राफ है, 2x माइनस 4 का ग्राफ है। ठीक है ना। अब देखिए तो इसके जीरोज कितने आ गए, अगर इसको 0 के इक्वल करके आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 2 निकलेगा। देखिए तो 2 ही से तो पास कर रहा था, x के 2 के लिए y 0 आ गया ना, इसको जीरोज कहते हैं।
अर्थात जीरो निकालने के लिए क्या करता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका कि एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटे वही उसका जीरोज कहलाता है। ठीक है ना। अब हम क्वाड्रेटिक की तरफ देखते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसके कितने जीरोज होंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वह एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट करेगा।